हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 12 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझाना है, जैसे कि हायरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ और इफेक्टिव काम करने के लिए जरूरी होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होती है जिसमें लोग और उनके काम एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए जुड़ते हैं। यह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बैकबोन होती है। ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स वो बेसिक रूल्स हैं जो मैनेजमेंट को अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करने, कंट्रोल करने और इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को हेनरी फायोल, लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक जैसे थिंकर्स ने डेवलप किया था। इन्हें समझना हर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी है ताकि एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन बढ़ सके। मेन बॉडी। 1. डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल। काम को छोटी छोटी पार्ट्स में बांट देना प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। जब हर एम्प्लॉय अपने स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट बन जाता है तो ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, सरकारी डिपार्टमेंट्स में अलग सेक्शंस फाइनेंस, पर्सनल और प्लानिंग संभालते हैं। 2. यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल। हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से हाई ऑर्डर मिलना चाहिए। मल्टीपल ऑर्डर्स कंफ्यूजन और अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फायोल ने कहा था, नो पर्सन शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन बॉस। 3. स्केलर चेन या हायरार्की का प्रिंसिपल। ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है टॉप लेवल से बॉटम तक। इससे कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है। एग्जाम्पल, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। 4. स्पैन ऑफ कंट्रोल का प्रिंसिपल। एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, यह प्रिंसिपल बताता है। अगर स्पैन बहुत बड़ा हो तो कंट्रोल वीक हो जाता है और अगर बहुत छोटा हो तो कॉस्ट बढ़ जाती है। स्पैन डिपेंड करता है काम की नेचर और मैनेजर की कैपेसिटी पर। 5. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल। जो एक्टिविटीज एक हाई ऑब्जेक्टिव के लिए होती है उन्हें एक प्लान और एक हेड के अंडर होना चाहिए। इससे कोऑर्डिनेशन होता है और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होती। एग्जाम्पल, हेल्थ डिपार्टमेंट में वैक्सीनेशन ड्राइव्स एक हाई अथॉरिटी के अंडर चलने चाहिए। 6. कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल। कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को हार्मोनाइज करता है। यह कन्फ्लिक्ट्स और डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है। मेरी पाकर फॉलेट ने इसे प्लस वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा था। 7. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। अथॉरिटी मतलब पावर टू गिव ऑर्डर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी टू कंप्लीट टास्क्स। दोनों को बैलेंस में रखना जरूरी है, वरना मिसयूज या इनएफिशिएंसी हो सकती है। 8. फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन के लिए ओपन होती है। 9. सिंप्लिसिटी का प्रिंसिपल। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सिंपल और समझने में इजी होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देता है। 10. बैलेंस का प्रिंसिपल। डिफरेंट यूनिट्स और अथॉरिटी लेवल्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। इससे ओवर सेंट्रलाइजेशन और रिसोर्स वेस्टेज दोनों से बचा जा सकता है। कंक्लूजन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस के बेसिक टूल्स हैं। ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देते हैं जिससे मैनेजमेंट एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकता है। अगर इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाया जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Discuss the features of administrative management approach by highlighting the views of its major contributors. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच के मेन फीचर्स समझाने हैं और उनके मेजर थिंकर्स जैसे हेनरी फायोल, लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक के विचार बताने हैं।
हमें ये भी दिखाना है कि उन्होंने किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दिए और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच एक क्लासिकल थियरी है जो ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने पर फोकस करती है। यह अप्रोच मेनली स्ट्रक्चर, अथॉरिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बेस्ड है। इसका विकास साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हुआ था। इस थियरी को हेनरी फायोल, लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने डेवलप किया था। उन्होंने मैनेजमेंट के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दिए जो आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में उस होते हैं। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। यह अप्रोच 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में डेवलप हुई थी। इसका में फोकस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पर था, न कि सिर्फ इंडिविजुअल वर्कर्स पर। इसका एम था यूनिवर्सल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाना जो हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू हो सके। इसने हायरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क और यूनिटी ऑफ कमांड को जरूरी बताया फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। 2. हेनरी फायोल और उनका योगदान। हेनरी फायोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया। फायोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration, centralization, scale a chain, order, equity, stability of tenure, initiative, और esprit de corps। फायोल ने कहा मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग शामिल है। उनका अप्रोच टेलर के अप्रोच से ज्यादा ब्रॉड था क्योंकि उन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिफाइन किया। 3. लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक का योगदान। लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में फायोल के आइडियाज को और डेवलप किया। पर्टकॉब मॉडल: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। उन्होंने ये बताया कि ये फंक्शंस एक एडमिनिस्ट्रेटर के बेसिक काम होते हैं। गुलिक ने यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया। उर्विक ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है और सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होते हैं। 4. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के मेन फीचर्स। यूनिवर्सलिटी: प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं। हायरार्की: अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी का क्लियर चेन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन: काम का डिवीजन एफिशिएंसी बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन: सब डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को हार्मोनाइज करना। रैशनैलिटी: लॉजिकल और रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ट्रेनिंग: एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैनेजमेंट के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में ट्रेन करना। फॉर्मल स्ट्रक्चर: हर लेवल पर डिफाइंड रोल्स और अथॉरिटी। 5. क्रिटिसिज्म और एवैल्यूएशन। इस अप्रोच को कई लोग मैकेनिकल कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन और सोशल एस्पेक्ट्स को इग्नोर करती है। यह ओवर एम्फसाइज करती है फिक्स्ड प्रिंसिपल्स पर और फ्लेक्सिबिलिटी कम देती है। फिर भी इसका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैनेजमेंट के स्टडी का पहला सिस्टमैटिक मॉडल था। बाद में आई ह्यूमन रिलेशंस और बिहेवियरल थियरीज ने इस अप्रोच को रिफाइन किया। कंक्लूजन: एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच ने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट प्रोसेस को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। फायोल, गुलिक और उर्विक के प्रिंसिपल्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज भी ये अप्रोच पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में रेलेवेंट है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. The Hawthorne experiments were the first to challenge the dominance of scientific management approach. Elaborate. Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स ने कैसे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को चैलेंज किया। इसमें हमें एक्सपेरिमेंट्स का बैकग्राउंड, उनके मेन रिजल्ट्स और उनसे उठा हुआ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन: हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स 1924 से 1932 के बीच वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न प्लांट, शिकागो में किए गए थे। इनका मेन पर्पस था देखना कि काम के फिजिकल कंडीशंस जैसे लाइट, ब्रेक्स, आवर्स, प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। लेकिन रिसर्च ने यह दिखाया कि सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एल्टन मेयो और उनकी टीम ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन स्कूल की फाउंडेशन रखी। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड, साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसकी लिमिटेशंस।
FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी दी, जिसमें फोकस था काम को एफिशिएंट बनाने पर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और स्ट्रिक्ट सुपरविजन के थ्रू। इस अप्रोच में वर्कर को एक मशीन के पार्ट के रूप में देखा गया था, लेकिन इससे ह्यूमन फीलिंग्स और सोशल नीड्स इग्नोर हो गई। 1920 तक इंडस्ट्रीज में डिसैटिस्फैक्शन, एब्सेंटीज्म और स्ट्राइक्स बढ़ने लगे, जिससे मैनेजमेंट को एक नई सोच की जरूरत महसूस हुई। 2. हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, फेजेस और फाइंडिंग्स। ए. इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स 1924 to 1927। लाइटिंग बढ़ाने या घटाने के बावजूद प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मतलब ये था कि वर्कर्स के इमोशंस और अटेंशन भी काम पर असर डालते हैं। बी. रिले असेंबली टेस्ट रूम 1927 to 1932। छोटी ग्रुप ऑफ वुमेन वर्कर्स पर एक्सपेरिमेंट्स हुए। जब उनके आवर्स, ब्रेक्स और इंसेंटिव्स बदले गए, प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ती गई। काम करने वाली वीमेन को लगा कि उनकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए उन्होंने बेहतर काम किया। सी. इंटरव्यूइंग प्रोग्राम 20,000 से ज्यादा वर्कर्स से बातें की गई। पता चला कि उनके फीलिंग्स, रिलेशंस और एटीट्यूड प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डी. बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। मेल वर्कर्स के इनफॉर्मल ग्रुप बिहेवियर को समझा गया। पता चला कि ग्रुप नॉर्म्स और पीर प्रेशर काम के पेस को डिसाइड करते हैं। 3. सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब वर्कर खुश और वैल्यूड फील करता है। सोशल सिस्टम व्यू। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक सोशल सिस्टम भी होता है। मोटिवेशन और लीडरशिप। मैनेजर को एक गाइड और कम्युनिकेटर के रूप में काम करना चाहिए, न कि एक कंट्रोलर के जैसे। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि इंसान के इमोशंस और रिलेशंस भी एफिशिएंसी पर असर डालते हैं। कंक्लूजन। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स ने मैनेजमेंट थियरी में एक रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने बताया कि एफिशिएंसी सिर्फ टेक्निक और कंट्रोल से नहीं, बल्कि ह्यूमन इमोशंस और रिलेशंस से भी मिलती है। यह एक्सपेरिमेंट्स ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के डोमिनेंस को तोड़कर ह्यूमन रिलेशंस थियरी को जन्म दिया, जो मॉडर्न मैनेजमेंट का बेस बन गई। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write short notes in about 250 words on each of the following. A. Principles of span of control and division of work. B. Concepts of mental revolution and functional foremanship. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, पहला स्पैन ऑफ कंट्रोल और डिवीजन ऑफ वर्क पर, और दूसरा मेंटल रेवोल्यूशन और फंक्शनल फॉर्मनशिप पर। हमें इनके मीनिंग, इंपॉर्टेंस और प्रैक्टिकल यूज को एक्सप्लेन करना है, जैसे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे अप्लाई होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिकली चलने के बेसिक रूल्स होते हैं। हेनरी फायोल और FW टेलर ने मैनेजमेंट थियरी में सबसे ज्यादा योगदान दिया। फायोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जैसे डिवीजन ऑफ वर्क और स्पैन ऑफ कंट्रोल पर फोकस किया, जबकि टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर मेंटल रेवोल्यूशन और फंक्शनल फॉर्मनशिप जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। इन दोनों ने मिलकर मॉडर्न मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई। ए. प्रिंसिपल्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डिवीजन ऑफ वर्क। 1. स्पैन ऑफ कंट्रोल अर्थ और इंपॉर्टेंस। अर्थ। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की और कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करता है। इंपॉर्टेंस। वाइड स्पैन से क्विक डिसीजन मेकिंग होती है और ब्यूरोक्रेसी कम होती है। नैरो स्पैन से क्लोज सुपरविजन और बेटर कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल, अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ज्यादा सबऑर्डिनेट्स होंगे तो कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक आइडियल बैलेंस जरूरी है। 2. डिवीजन ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट और फायदा। अर्थ। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को छोटी छोटी पार्ट्स में बांटकर स्पेशलाइज्ड लोगों को असाइन करना। फायदे। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। एग्जाम्पल, पोस्टल डिपार्टमेंट में सॉर्टिंग, डिस्पैच और डिलीवरी अलग लोग करते हैं, जिससे काम तेजी से होता है। थियरी। फायोल के हिसाब से डिवीजन ऑफ वर्क मैनेजमेंट की सबसे बेसिक प्रिंसिपल है जो एफिशिएंसी बढ़ता है। बी. कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन एंड फंक्शनल फॉर्मनशिप। 1. मेंटल रेवोल्यूशन टेलर का कॉन्सेप्ट। अर्थ। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है मैनेजर और वर्कर दोनों के एटीट्यूड में पॉजिटिव बदलाव लाना। दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने चाहिए। की फीचर्स। ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी और टीम स्पिरिट इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल,
जब मैनेजमेंट वर्कर्स को पार्टनर समझकर उनकी रिस्पेक्ट करता है तो उनका मोराल और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ते हैं। 2. फंक्शनल फोरमैनशिप टेलर का सुपरवाइजरी मॉडल। 8. फंक्शनल फोरमैनशिप एक सिस्टम है जहां एक फोरमैन के बजाय कई स्पेशलिस्ट्स अलग अलग काम सुपरवाइज करते हैं। टेलर ने 8 टाइप्स के फोरमैन सजेस्ट किए, 4 प्लानिंग के लिए और 4 एग्जीक्यूशन के लिए। स्ट्रक्चर: प्लानिंग फोरमैन, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम और कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। एग्जीक्यूशन फोरमैन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। फायदे: स्पेशलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, काम डिसिप्लिन और एफिशिएंट होता है। क्रिटिसिज्म: ज्यादा डिवीजन से कंफ्यूजन और अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। रेलेवेंस: आज के इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स इस प्रिंसिपल का मॉडर्न वर्जन फॉलो करते हैं। कंक्लूजन: स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिवीजन ऑफ वर्क, मेंटल रेवोल्यूशन और फंक्शनल फोरमैनशिप जैसे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। ये बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस, कोऑपरेशन और स्पेशलाइजेशन के साथ कैसे चलाया जा सकता है। इन्हीं प्रिंसिपल्स पर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस आज भी टिकी हुई है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Explain the role of choice and behavior and values and facts in decision making. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चॉइस, ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यूज और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का क्या रोल होता है। मतलब, एक एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि उसके वैल्यूज और व्यवहार से भी प्रभावित होता है। हमें यह भी बताना है कि फैक्ट्स और वैल्यूज डिसीजन मेकिंग को कैसे बैलेंस करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब होता है कई ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। थिंकर्स जैसे हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड और मार्च एंड साइमन ने डिसीजन मेकिंग पर बहुत काम किया है। डिसीजन मेकिंग सिर्फ लॉजिकल नहीं होती, इसमें ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यूज और फैक्ट्स सबका रोल होता है। इन सबका समझना एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. डिसीजन मेकिंग और चॉइस का रोल। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे सही ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं। चॉइस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही दिखाता है डिसीजन मेकर की सोच और जिम्मेदारी। हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग को चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव्स कहा था। चॉइस की क्वालिटी डिपेंड करती है अवेलेबल इंफॉर्मेशन, समय और एनवायरनमेंट पर। एग्जाम्पल, अगर एक ऑफिसर को डिसाइड करना है कि हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करे या रोड प्रोजेक्ट, तो उसे पब्लिक नीड और बजट दोनों देखने होंगे। रैशनल और बाउंडेड रैशनैलिटी। रैशनल डिसीजन तब होती है जब पूरी इंफॉर्मेशन और टाइम अवेलेबल हो। लेकिन सिमो के हिसाब से ह्यूमंस लिमिटेड नॉलेज और रिसोर्सेज के अंदर काम करते हैं, इसे बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते बल्कि सैटिस्फाइंग डिसीजन लेते हैं जो प्रैक्टिकल हो। 2. बिहेवियरल एस्पेक्ट इन डिसीजन मेकिंग। बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि डिसीजन ह्यूमंस लेते हैं जो इमोशंस और बायसेस से प्रभावित होते हैं। मार्च और सिमो के बिहेवियरल अप्रोच के हिसाब से डिसीजन मेकिंग एक सोशल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मोटिवेशन, एक्सपीरियंस और परसेप्शन चॉइस को इम्पैक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और ग्रुप इन्फ्लुएंस भी डिसीजन मेकिंग पर असर डाल सकता है। एग्जाम्पल, अगर एक लीडर रिस्क लेने से डरते हैं तो वो नए पॉलिसीज अवॉइड करेंगे चाहे उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। मतलब, बिहेवियर डिसीजन मेकिंग को लिमिट भी कर सकता है और इम्प्रूव भी। 3. वैल्यूज और फैक्ट्स का रोल। डिसीजन मेकिंग में हमेशा वैल्यूज और फैक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। फैक्ट्स मतलब ऑब्जेक्टिव डेटा जैसे बजट, रिपोर्ट्स, फिगर्स। वैल्यूज मतलब मॉरल बिलीफ्स और प्रेफरेंसेस जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, वेलफेयर। हर्बर्ट सिमो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वैल्यू लड़े होते हैं। अगर डिसीजन सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड हो तो वो एथिकल नहीं हो सकता और अगर सिर्फ वैल्यूज पर हो तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि बजट डिफेंस या एजुकेशन में किस तरफ जाए तो यह डिसीजन फैक्ट्स, इकोनॉमिक डेटा और वैल्यूज, पब्लिक वेलफेयर प्रायोरिटीज दोनों पर डिपेंड करेगा। 4. चॉइस, बिहेवियर, वैल्यूज और फैक्ट्स का इंटीग्रेशन। रियल लाइफ में ये सब एलिमेंट्स एक साथ काम करते हैं। चॉइस लॉजिकल थिंकिंग दिखाता है, बिहेवियर ह्यूमन एस्पेक्ट, फैक्ट्स एविडेंस देते हैं और वैल्यूज एथिक्स डिफाइन करती है।
एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर इन सब को बैलेंस करता है। सिमो के डिसीजन मेकिंग मॉडल में स्टेजेस होते हैं: इंटेलिजेंस, फैक्ट्स लेना, डिजाइन, ऑल्टरनेटिव्स बनाना और चॉइस, बेस्ट सेलेक्ट करना। इन सब स्टेजेस में बिहेवियर और वैल्यूज का रोल जरूर होता है। कंक्लूजन: डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें लॉजिक के साथ ह्यूमन वैल्यूज और बिहेवियर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो फैक्ट्स के साथ अपने वैल्यूज और एथिकल सेंस को भी जोड़े। जब चॉइस, बिहेवियर, वैल्यूज और फैक्ट्स का बैलेंस होता है, तभी डिसीजन इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बन पाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।